नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट भूतिया गांव की कहानी में। मैं हूं अनिल और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक ऐसे गांव के बारे में जिसका नाम है कोहरा। एक ऐसा गांव जो अब वीरान है लेकिन कभी जीवंत था। कभी वहां हंसी खुशी थी लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा है। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए तैयार हो जाइए अपने अंदर के डर से सामना करने के लिए। मैं उस समय पत्रकार था और मुझे एक असाइनमेंट मिला था उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों की रिपोर्टिंग करने का। मुझे वीरान गांवों के बारे में एक लेख लिखना था, ऐसे गांव जो पलायन का शिकार हुए थे। मेरी यात्रा का आखिरी पड़ाव था कोहरा गांव, जो अपने नाम की तरह ही हमेशा धुंध से घिरा रहता था। जब मैं अपनी जीप से उतरा तो मुझे लगा कि कुछ अजीब सा है। ये सिर्फ एक वीरान गांव नहीं लग रहा था, वहां की हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई आपकी आत्मा को छू रहा हो। पास के गांव के लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि वहां न जाऊं, विशेषकर शाम के बाद। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम था सच्चाई जानना। मैंने अपना सामान उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। मार्च का महीना था और पहाड़ों में अभी भी ठंड थी। मेरी जीप केवल गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले तक जा सकी थी, क्योंकि आगे का रास्ता टूट चुका था। अब मुझे पैदल ही जाना था। कोहरा गांव के बारे में मुझे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये गांव लगभग 150 साल पुराना था। यहाँ पहले करीब 300 लोग रहते थे, लेकिन अब कोई नहीं। आखिरी व्यक्ति ने इस गांव को 1998 में छोड़ा था, ठीक 28 साल पहले। लेकिन इस गांव के खाली होने का कारण सिर्फ पलायन नहीं था, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसके बारे में लोग बात करने से डरते थे। मैं जैसे जैसे गांव के नजदीक पहुंचता गया, धुंध भी घनी होती गई। अप्रैल का महीना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरे संसार में प्रवेश कर रहा हूं। पेड़ों से टपकती बूंदें, पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती पानी के बहने की आवाज, बस इतना ही सुनाई दे रहा था। पक्षियों का कलरव जो पहाड़ों में आम होता है, वहां बिल्कुल नहीं था। अचानक मुझे एक पत्थर का बना बड़ा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा था, कोहरा ग्राम, और नीचे एक तारीख, स्थापना 1848। ये गांव औपनिवेशिक काल में बसाया गया था, शायद अंग्रेजों के समय में। प्रवेश द्वार के आसपास के पत्थरों पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कि कोई जादुई मंत्र हो। मैंने द्वार से अंदर कदम रखा। गांव की संरचना बिल्कुल पारंपरिक पहाड़ी शैली की थी। पत्थर के घर, लकड़ी की छतें और संकरी पगडंडियां। लेकिन सब कुछ जर्जर हो चुका था। कई घरों की छतें गिर चुकी थीं, दीवारें दरक चुकी थीं और जंगल धीरे धीरे गांव पर कब्जा कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ घर बिल्कुल साफ सुथरे थे, जैसे कल ही कोई रहकर गया हो। मैंने एक ऐसे ही घर में प्रवेश किया। अंदर का फर्नीचर, बर्तन, कपड़े, सब कुछ वैसे ही था जैसे कोई अचानक घर छोड़कर भाग गया हो। टेबल पर एक अधूरी चाय का कप था जिसमें अब सिर्फ सूखी पत्तियां बची थीं। एक तरफ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और देखा, उसका आखिरी पन्ना 15 मार्च 1998 का था। डायरी में लिखा था, वो फिर आ गया है। पिछली रात हमने उसकी आवाज सुनी। गांव के मुखिया का कहना है कि हमें यहां से निकलना होगा। वो हमें लेने आ रहा है, जैसे उसने पिछली बार किया था। हम सब 50 साल बाद फिर से दोहराया जा रहा है। भगवान हमारी रक्षा करे। इस अंतिम प्रविष्टि के बाद डायरी खाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लेखा किसके बारे में बात कर रहा था, वो कौन था और 50 साल पहले क्या हुआ था। मेरे मन में सवालों का तूफान था। मैं आगे बढ़ता गया, ज्यादा से ज्यादा घरों की तलाशी लेता गया। हर घर में कहानी एक जैसी थी, अचानक छोड़े गए घर, अधूरे काम और डर का माहौल। एक घर में मुझे एक तस्वीर मिली, पूरे गांव की एक पुरानी तस्वीर जो शायद 1960 के आसपास की थी। उसमें सभी लोग खुश दिख रहे थे, लेकिन तस्वीर के किनारे पर एक अजीब आकृति थी, लंबी, काली और धुंधली, जैसे कोई छाया हो। दिन ढलने लगा था और मैंने फैसला किया कि मैं एक पुराने गेस्ट हाउस में रात बिताऊंगा, जो गांव के केंद्र में था। ये अन्य घरों की तुलना में बेहतर स्थिति में था। मैंने अपना स्लीपिंग बैग बिछाया, कुछ पानी पिया और नोट्स लेना शुरू किया। मेरा प्लान था कि सुबह जल्दी उठकर गांव के पुराने मंदिर की जांच करूं और फिर वापस लौट जाऊं। रात लगभग 11 बजे की होगी जब मैंने पहली बार वो आवाज सुनी। पहले मुझे लगा कि ये हवा की आवाज है, पहाड़ों में आम बात है, लेकिन फिर ये स्पष्ट हो गई। एक धीमी, दर्द भरी रोने की आवाज, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और खिड़की से बाहर देखा। धुंध अब और भी घनी हो गई थी और मेरी टॉर्च की रोशनी केवल कुछ मीटर तक ही जा पा रही थी। रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी, लेकिन ये किसी एक जगह से नहीं आ रही थी।
ये हर जगह से आ रही थी, जैसे पूरा गांव रो रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलने का फैसला किया। मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया, जो और भी डरावना था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी टॉर्च से चारों ओर देखते हुए। वहां गांव के बीचों बीच, जहां एक छोटा सा चौक था, मुझे कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। एक छोटी सी आकृति, एक बच्चे जैसी, लेकिन कुछ अलग। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो मुड़ी और उसका चेहरा, ओ भगवान, उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली काला अंधकार। मैं वहीं जम गया। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मेरी टॉर्च अचानक फ्लैश करने लगी, जैसे बैटरी जवाब दे रही हो। आकृति अब और करीब आ गई थी और मैं देख सकता था कि ये एक बच्चा नहीं था, ये कुछ और था, कुछ अमानवीय। अचानक मेरे पीछे से एक और आवाज आई, भागो, अभी भागो। मैं मुड़ा और देखा एक बूढ़ा आदमी मुझे इशारा कर रहा था। वो आ गया है, 50 साल बाद फिर आ गया है, वो चिल्लाया। मैं उस बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। वो मुझे एक पगडंडी पर ले गया जो गांव से बाहर की ओर जाती थी। हम दोनों भागते रहे बिना पीछे मुड़कर देखे। कुछ देर बाद जब हम गांव से काफी दूर आ गए थे, हमने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। आप कौन हैं? मैंने पूछा, अभी भी हांफते हुए। मेरा नाम रघुनाथ है, उसने कहा। मैं कोहरा का आखिरी निवासी था। मैं 1998 में इस गांव को छोड़कर चला गया था, लेकिन हर साल मार्च में एक बार वापस आता हूं, उससे माफी मांगने के लिए। किससे माफी मांगने? वो क्या था जो मैंने देखा? मैंने पूछा। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, ये एक लंबी और दुखद कहानी है। 1948 में हमारे गांव में एक अकाल पड़ा था। फसलें बर्बाद हो गई थीं और लोग भूख से मर रहे थे। गांव के मुखिया ने तब एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने हम सबको श्रापित कर दिया। उसने हमारे गांव के सभी बच्चों का बलिदान दे दिया, कुल 17 बच्चे, 3 से 10 साल के बीच। उसने कहा कि ये हमारी बची खुची फसलों को बचाने के लिए, भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बस कम मुंहों को खिलाना चाहता था। मैं स्तब्ध था। और फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। बच्चों की आत्माएं कभी शांति से नहीं गईं। वे हर 50 साल में वापस आती हैं। 1948, 1998 और अब 2048। वे अपने हत्यारों को ढूंढती हैं या उनके वंशजों को। वे रोते हैं पहले, फिर वे ढूंढते हैं और फिर वे ले जाते हैं। 1998 में क्या हुआ? मैंने पूछा। वे फिर आए और उन्होंने 17 लोगों को ले लिया, ठीक उतने ही जितने बच्चे मारे गए थे। हम बाकी के लोग गांव छोड़कर भाग गए। मैं अकेला वापस आता हूं हर साल, क्योंकि मेरे दादा उन मुखियाओं में से एक थे जिन्होंने वो क्रूर फैसला लिया था। मैं माफी मांगने आता हूं, उम्मीद करता हूं कि शायद वे मुझे माफ कर दें। और इस बार अब 2026 है, अभी 2048 में 22 साल बाकी हैं। बूढ़ा आदमी मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द था। वे पहले आ गए हैं इस बार। शायद उनका धैर्य खत्म हो गया है, शायद वे अब बदला चाहते हैं। और आपने उन्हें जगा दिया। मैंने क्या किया? आपने उनकी डायरी छुई, आपने उनकी तस्वीरें देखी, आपने उन्हें अपनी दुनिया में बुला लिया। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा, वो सिकुड़ने लगा, जैसे अंदर से सूख रहा हो। मैं उठ खड़ा हुआ और पीछे हटने लगा। बूढ़े आदमी का चेहरा अब एक खोपड़ी जैसा दिख रहा था और उसकी आंखें, ओ भगवान, उसकी आंखें खाली थीं। आप कौन हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। रघुनाथ 1998 में मर गया था, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज अब कई बच्चों की आवाजों का मिश्रण लग रही थी। वो हमारे साथ आया था, वो हमारा पहला था। मैं वहां से भाग निकला। मैं अंधाधुंध दौड़ा, अपने पीछे आने वाली आवाजों को सुनते हुए। बच्चों के रोने की आवाजें, हंसने की आवाजें और एक गहरी अप्राकृतिक हंसी जो रात को चीरती हुई मेरे कानों में गूंज रही थी। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जीप तक पहुंच गया। मैंने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। मेरे पीछे धुंध में मुझे कई छायाएं दिखाई दी, छोटी बच्चों जैसी आकृतियां मेरी जीप के पीछे दौड़ती हुई। मैं सीधे शहर लौट आया और अपना असाइनमेंट छोड़ दिया। मैंने कभी भी उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हर मार्च में रात के अंधेरे में मैं उन्हें सुनता हूँ। मेरी खिड़की के बाहर बच्चों के रोने की आवाजें और वो फुसफुसाहट।
आप हमें जगा दिया, आपने हमें जगा दिया। और इस साल मार्च में वे मेरे घर पहुंच गए। मैंने खिड़की से देखा और वहां 17 छोटी आकृतियां खड़ी थीं, धुंध में मेरी बालकनी पर। मैं जानता था कि वे मुझे ले जाने आए हैं और ये मेरा अंतिम दिन है। मैंने ये कहानी रिकॉर्ड की है ताकि लोग जान सकें कि मेरे साथ क्या हुआ और शायद मेरी गलतियों से सीख लें। मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दे रही है। वे आ रहे हैं, वे मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मुझे जाना होगा, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड के पहाड़ों में जाएं और धुंध में घिरे एक वीरान गांव को देखें तो वहां रुकना मत, वहां प्रवेश मत करना, क्योंकि कोहरे गांव के बच्चे अब भी इंतजार कर रहे हैं नए लोगों का, नए दोस्तों का, नए शिकारों का। ये कहानी सुनी तो आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां ऐसी ही भुताह कहानियां प्रचलित हैं? राजस्थान का कुलधरा गांव हो या फिर उत्तराखंड का स्वाला, इन जगहों के बारे में ऐसी कई कहानियां हैं जो आज भी लोगों के बीच डर पैदा करती हैं। क्या ये कहानियां सच हैं या फिर सिर्फ मनगढ़ंत किस्से? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, हमारी संस्कृति में, हमारे लोक जीवन में इन कहानियों का बहुत महत्व है। ये कहानियां हमें अपनी अतीत, अपने डर और अपनी परंपराओं से जोड़ती हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक सोने की कोशिश नहीं की है तो अब सोने की कोशिश कीजिए और याद रखिए, अगर आपको रात में बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे तो खिड़की मत खोलिए, क्योंकि हो सकता है कोहरा के बच्चे आपके पास भी पहुंच गए हों। हमारे पॉडकास्ट भूतिया गांव की कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक के लिए यह है आपका दोस्त अनिल। अलविदा।